तो हमने पिछली क्लास के अंदर चर्चा की थी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। हमारी चर्चा चल रही थी संवैधानिक विकास पर, और संवैधानिक विकास के अंदर ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत में जारी किया गया जो प्रथम अधिनियम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसकी हमारी चर्चा हो गई। और रेगुलेटिंग एक्ट के बाद हम सीधे 1784 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट पर आते हैं। लेकिन इसके बीच के अंदर एक और अधिनियम आया था। हालांकि इस अधिनियम की नॉर्मली प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें जो भी छपी है उनने चर्चाएं नहीं की है, लेकिन राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते मैं ये चाहता हूँ कि राजनीति विज्ञान के विषय से संबंधित जो जानकारी आप लोगों तक नहीं पहुँच पाई है, छोटे से छोटी जानकारी, चाहे इस एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो, वो आप तक पहुँचे। इसलिए इसके बीच के अंदर एक अधिनियम बना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट के बीच एक और अधिनियम बना। इस अधिनियम को विभिन्न नामों से जाना जाता है। इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारी किताबों ने एक्ट ऑफ सेटलमेंट नाम 1784 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट को भी दे दिया, वो गलत है। 1784 को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से नहीं जाना जाता। एक्ट ऑफ सेटलमेंट अलग से जारी हुआ था, वो 1781 में हुआ था। तो इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट या इसको बंदोबस्त अधिनियम, बंदोबस्त अधिनियम 1781 या इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट बंदोबस्त अधिनियम या इसको बंगाल जुडिशियल एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल जुडिशियल एक्ट 1781 या इसके साथ साथ इसको संशोधनात्मक अधिनियम, संशोधनात्मक अधिनियम 1781 के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो एक बीच का अधिनियम था। हमने देखा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा फोर्ट विलियम बंगाल के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, और इसी के साथ साथ गवर्नर जनरल की एक परिषद थी। तो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, जिसको सर्वोच्च परिषद के नाम से जाना जाता था, बाकी जो राज्यों की परिषदें थी उनको प्रांतीय परिषद या राज्यों की परिषद के नाम से जाना जाता था। तो सर्वोच्च परिषद और सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट था उस समय का, इनके मध्य जो टकराव था उस टकराव को कम करने के लिए, और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का जो अधिकार क्षेत्र था, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट करने के लिए ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं हम जिसको, या इसको बंगाल जुडिशियल एक्ट या संशोधनात्मक अधिनियम या बंदोबस्त अधिनियम के नाम से जाना जाता है, इसको लाया गया था। हालांकि इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बीच और 1784 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट के बीच एक और अधिनियम लाया गया था 1783 के अंदर, जिसको डंडाज अधिनियम 1783 के नाम से जाना जाता है। और इसका भी उद्देश्य था रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करना। लेकिन डंडाज अधिनियम था वो ब्रिटिश संसद में पारित नहीं हो पाया, इसलिए वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रह जाता है। तो इसके कुछ प्रावधान है जो हम देख लेते हैं। पहला प्रावधान इसके तहत ये किया गया कि कंपनी की जो पहला प्रावधान किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी है, ईस्ट इंडिया के कंपनी के जो कर्मचारी है, उन कंपनी के कर्मचारियों के प्रशासनिक निर्णयों के विरुद्ध, कंपनी के कर्मचारियों के कौन से प्रशासनिक निर्णयों के विरुद्ध, प्रशासनिक निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई नहीं कर सकेगा। सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई नहीं करेगा। क्या प्रावधान किया गया? इस अधिनियम के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रशासनिक कर्मचारी है,
जो सरकार के ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी है, उन कर्मचारियों के जो प्रशासनिक निर्णय है, उन निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय कोई सुनवाई नहीं करेगा, सर्वोच्च न्यायालय कोई कार्रवाई नहीं करेगा। दूसरी बात ये कही गई कि राजस्व वसूली से संबंधित, किससे संबंधित? राजस्व वसूली से संबंधित व्यक्ति, जो भी राजस्व वसूली से संबंधित व्यक्तियों व कर्मचारियों के विरुद्ध भी, व्यक्तियों व कर्मचारियों के विरुद्ध भी सर्वोच्च न्यायालय कार्रवाई नहीं करेगा, के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय कार्यवाही नहीं करेगा। यानी इस अधिनियम के द्वारा भी ये प्रावधान किया गया कि किससे संबंधित? राजस्व वसूली से संबंधित, राजस्व वसूली से संबंधित जो भी कर्मचारी है और कर्मचारी के साथ साथ जो भी व्यक्ति है, उन व्यक्तियों के विरुद्ध भी सर्वोच्च न्यायालय कोई कार्रवाई नहीं करेगा। इसका मतलब इन दोनों निर्णयों के द्वारा, कौन कौन से? एक तो कंपनी के कर्मचारियों के प्रशासनिक निर्णयों के विरुद्ध भी सर्वोच्च न्यायालय कोई कार्रवाई नहीं करेगा। दूसरी बात, राजस्व वसूली से संबंधित जो व्यक्ति और कर्मचारी, उनके विरुद्ध भी कोई कार्रवाई नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इनके विरुद्ध जो कार्रवाई का निर्णय दिया गया वो सर्वोच्च परिषद को दिया गया। तो इन दोनों के द्वारा ये मुख्यतः प्रावधान हो गया कि यहाँ पर जो परिषद थी, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, उस परिषद की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। परिषद की सर्वोच्चता की स्थापना कर दी गई। यानी गवर्नर जनरल की परिषद थी, उस परिषद की सर्वोच्चता कह सकते हैं आप या प्राथमिकता कह सकते हैं कि उसको ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया और सुप्रीम कोर्ट को कमज़ोर करने का कार्य इस अधिनियम के अंदर, सीमित करने का कार्य, उसकी भूमिका को सीमित करने का और इसके साथ साथ स्पष्ट करने का कार्य है वो किस अधिनियम के द्वारा किया गया? जुडिशियल एक्ट 1781 के द्वारा किया गया। दूसरा प्रावधान ये किया गया कि कलकत्ता की सरकार को, कहाँ की सरकार को? कलकत्ता की सरकार को, कलकत्ता की सरकार को बंगाल व बिहार, बंगाल, बिहार व उड़ीसा में कानून बनाने की शक्ति दी गई। कानून बनाने की शक्ति है वो किसको दी गई? कलकत्ता सरकार को दी गई। कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कानून बनाने की शक्ति दी गई। यानी अब जो कलकत्ता की सरकार थी, वो कलकत्ता की सरकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र के लिए वो क्या कर सकती थी? बंगाल, बिहार और उड़ीसा क्षेत्र के लिए कौन कौन से? एक तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा क्षेत्र के लिए कानून बनाने की जो शक्ति थी वो किसको दे दी गई? कलकत्ता की सरकार को दे दी गई। अगला परिवर्तन इस अधिनियम के द्वारा ये किया गया कि जो भी भारतीय थे, सर्वोच्च न्यायालय को किसको शक्ति दी गई? सर्वोच्च न्यायालय को ये शक्ति दी गई कि जब भी कोई कानून बनाया जाता है या उस कानून का क्रियान्वयन किया जाता है तो कानून के क्रियान्वयन और बनाने में भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों का पालन किया जाएगा। यानी सर्वोच्च न्यायालय को, किसको? सर्वोच्च न्यायालय को कानूनों के क्रियान्वयन में और क्रियान्वयन में किसका ध्यान रखा जाएगा? भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक रीति रिवाजों का
ध्यान रखा जाएगा, धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान किया जाएगा। क्या किया जाएगा? धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान किया गया। इसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय को ये निर्देश दिया गया, इस अधिनियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय को ये निर्देश दिया गया कि वो जब कोई भी कानून बनाए या उन कानूनों के क्रियान्वयन की जब बात आती है तो भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों का क्या करेगा? वो सम्मान करेगा, उनका ध्यान रखा जाएगा। इस तरीके से ये छोटे से 3-4 परिवर्तन इसके हुए। हालांकि ये जो अधिनियम बना था उस समय ब्रिटिश की संसद की एक प्रवर समिति थी, ब्रिटिश संसद की प्रवर समिति थी, ब्रिटिश संसद की प्रवर समिति थी और इस प्रवर समिति के अध्यक्ष थे एडमंड बर्क। इस एडमंड बर्क के सुझाव पर ही इस अधिनियम को लाया गया था, लेकिन इसका जो मूल उद्देश्य था सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के साथ गवर्नर जनरल की जो सर्वोच्च परिषद थी उनके मध्य का जो टकराव था उस टकराव को कम करने के लिए ये अधिनियम लाया गया था। इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट, बंदोबस्त अधिनियम, बंगाल जुडिशियल एक्ट या संशोधनात्मक अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जो अधिनियम आता है वो आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके बाद वाला कौन सा आता है? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसका नाम जो रखा गया था पिट्स, ये जो पिट्स नाम रखा गया था, ये पिट्स नाम रखा गया था ब्रिटिश के प्रधानमंत्री, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री पिट्स द यंगर के नाम पर। ये जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, इस पिट्स इंडिया एक्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया? उस समय के तत्कालीन ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था पिट्स द यंगर। इन्हीं पिट्स द यंगर के नाम पर ही इस अधिनियम का नाम रखा गया पिट्स इंडिया एक्ट। इस अधिनियम के द्वारा परिवर्तन ये हुआ कि पहली बार कंपनी के अधीन, पहली बार कंपनी के अधीन क्षेत्र को, कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जहां तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने नियंत्रण कर रखा था, जिन भारतीय क्षेत्रों पर नियंत्रण कर रखा था, स्पष्ट तौर से उन भारतीय क्षेत्रों के लिए इन्होंने पहली बार किस शब्द का प्रयोग किया? पहली बार इन्होंने ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र शब्द का प्रयोग किया। ये सवाल तो बहुत आम है और कई बार पूछा भी गया कि किस अधिनियम के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया? तो कहा गया 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम के तहत। तीसरा इसका जो प्रावधान था, या अगला इसका जो प्रावधान था, अब यहाँ पर इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कर ली। किसकी स्थापना कर दी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कर दी, जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अपन नियंत्रण मंडल भी कह सकते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को हम नियंत्रण मंडल भी कह सकते हैं। इससे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन कर लिया था पीछे वाले अधिनियम के अंदर 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या था? कंपनी के आर्थिक मामलों की देखरेख करना इसका काम था। तो इसके तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो काम था वो था कंपनी के राजनीतिक मामलों के नियंत्रण के लिए। किसके? कंपनी के राजनीतिक मामलों के नियंत्रण के लिए। राजनीतिक मामलों के
नियंत्रण के लिए किसका गठन कर दिया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कर दिया गया। हालांकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ये 6 सदस्य था। इसके अंदर कुल कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे। इसका जो अध्यक्ष होता था वो ब्रिटिश संसद का सदस्य होता था। अध्यक्ष होता था वो कौन होता था? ब्रिटिश संसद का सदस्य। ब्रिटिश संसद का सदस्य है वो इसका अध्यक्ष होता था। कुल 6 सदस्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई और ये नियंत्रण मंडल कंपनी के राजनीतिक मामलों की देखभाल करता था। इसके अतिरिक्त अगले प्रावधान ये किया गया कि इसके अंदर गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या, रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 थी, जिन सदस्यों के हमने नाम भी बताए। अब उस सदस्य संख्या को घटा करके 3 कर दिया गया। जो गवर्नर की परिषद थी, गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या पहले हम कितनी थी? 4 थी। तो अब इसके अंदर 1 घटा दी गई, संख्या 3 कर दी गई। संख्या 3 कर दी गई और संख्या 3 करने के साथ साथ इसकी शक्ति में और वृद्धि की गई। इसको युद्ध, सैन्य शक्ति, शांति, संधि संबंधी इसको शक्तियां भी दे दी गई। इसको युद्ध के संबंध में, सैन्य शक्ति के संबंध में, शांति के संबंध में, शांति के साथ साथ संधि के संबंध में बहुत सारी इसको शक्तियां भी दे दी गई। किसको? गवर्नर जनरल की परिषद को। यानी इन शक्तियों के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद की शक्ति में वृद्धि की गई। हालांकि इसी अधिनियम के तहत, बंदोबस्त अधिनियम के तहत भी यही किया गया था, लेकिन यहाँ पर भी इसकी शक्तियों को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया। अगला प्रावधान यह किया गया, इसमें थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि इसके साथ साथ जो प्रांतीय परिषदें थी, जैसे ये जो केंद्रीय थी इसके अंदर तो गवर्नर जनरल था और बाकी जो प्रांत थे जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा थे, तो वहाँ भी गवर्नर की परिषद हुआ करती थी। तो जहाँ जैसे केंद्र की परिषद की सदस्य संख्या घटाई, उसी समय जो राज्यों की परिषदें थी उनकी भी संख्या घटा करके 3 कर दी गई। अगला प्रावधान ये किया गया कि गवर्नर जनरल की शक्ति में भी वृद्धि की गई। गवर्नर जनरल को एक विशेष शक्ति दी गई, अगर केंद्रीय सरकार की अनुपालना नहीं करे, केंद्रीय सरकार की अनुपालना नहीं करने पर, केंद्रीय सरकार की अनुपालना नहीं करने पर गवर्नर जनरल को, किसको? गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकार बर्खास्त करने की शक्ति दी गई। जनरल को प्रांतीय सरकार बर्खास्त करने की शक्ति दी गई। बर्खास्त करने की शक्ति भी दी गई। ये इम्पोर्टेंट है कि अब तक गवर्नर जनरल था वो अपनी मर्जी से प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त नहीं कर सकता था, लेकिन इस अधिनियम के तहत ये प्रावधान कर दिया गया कि गवर्नर जनरल है वो अगर केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार केंद्रीय सरकार के आदेशों का पालन नहीं करे, उसके अनुरूप नहीं चले, तो गवर्नर जनरल है वो प्रांतीय सरकार को क्या कर सकता था? बर्खास्त कर सकता था। इसके तहत अगला प्रावधान ये किया गया कि जो भी कंपनी के कर्मचारी थे, कंपनी के कर्मचारी थे, उन कंपनी के कर्मचारियों पर, कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी ये कंपनी के कर्मचारी कई बार उपहार ले लिया करते थे, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे थे, तो उपहार लेने पर क्या लगा दिया गया? बिना अनुमति के कंपनी का कोई भी कर्मचारी किसी भी राजा महाराजा से किसी भी प्रकार का कोई उपहार नहीं ले सकता। उपहार को प्रतिबंधित कर दिया गया।
इसके बाद जो अधिनियम आता है, इसके बाद हमारे चार्टरों की श्रृंखला शुरू हो जाएगी। 4 चार्टर अधिनियम बनेंगे। 1893 का बनेगा 1793 का बनेगा, फिर 1813 का बनेगा, फिर 1833 का बनेगा, और उसके बाद हमारा जो बनेगा वो 1853 का अंतिम चार्टर अधिनियम बनेगा। अब इस 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बाद एक और छोटा सा अधिनियम बना जिसको 1786 का संशोधन अधिनियम कहा जाता है। इसकी भी ज़्यादा कोई किताबें चर्चा नहीं करती और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं रहता है। 1786 का अधिनियम था, थोड़ा सा अपन इसको ध्यान रख लें कि 1786 के अधिनियम में क्या क्या परिवर्तन हुआ था। 1786 के अधिनियम को 1786 का संशोधन अधिनियम कहा जाता है। इसको भी 1786 का संशोधन अधिनियम कहा जाता है इसको भी। और 1786 के अधिनियम के द्वारा 1-2 परिवर्तन किए गए। एक परिवर्तन ये किया गया कि गवर्नर जनरल को, किसको, गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में, गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में, गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णयों को, अपनी परिषद के निर्णयों को समाप्त करने की शक्ति दी गई, समाप्त करने की शक्ति दी गई। यानी 1786 के संशोधन अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की जो अपनी परिषद थी, अब इसके अंदर कितने सदस्य थी, अब इसके अंदर 3 सदस्य हो गई थी, पहले 6 थी और अब घटा करके कितनी कर दी गई थी, 3। तो इस 1786 के संशोधन अधिनियम के द्वारा ये जो 3 सदस्य थे गवर्नर जनरल के परिषद को, इनके निर्णयों को गवर्नर जनरल है विशेष स्थिति में मानने से इनकार कर सकता था, यानी उनको समाप्त कर सकता था। और दूसरा 1786 के अधिनियम के द्वारा ये हुआ कि गवर्नर जनरल को सेनापति की शक्ति दी गई, गवर्नर जनरल को सेनापति की शक्तियां दी गई। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लेना। सेनापति की शक्तियां दी गई। तो अब गवर्नर जनरल के पास 2 शक्तियां हो गई। 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को किसकी शक्तियां दे दी गई, सेनापति की शक्ति दे दी गई। और गवर्नर जनरल की तो उसके पास थी, तो अब एक ही व्यक्ति के पास 2 प्रकार की शक्तियां आ गई। एक तो उसके पास गवर्नर जनरल की आ गई, और गवर्नर जनरल के साथ साथ दूसरी उसके पास कौन सी आ गई, सेनापति की शक्ति आ गई। ये गवर्नर जनरल और सेनापति दोनों की शक्तियों को एक साथ जो ग्रहण करने वाला व्यक्ति था वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस था ये गवर्नर जनरल और इसके साथ साथ सेनापति दोनों की शक्तियों को ग्रहण करने वाला प्रथम व्यक्ति था। इसके पास गवर्नर जनरल की शक्ति भी थी और साथ साथ सेनापति की भी शक्ति इसके पास थी। तो ये छोटा सा